I hope all of you are fine. Today we will discuss about benign prostate hypertrophy, which is related to male reproductive system disorders. It is included in BSN generic third semester curriculum as well as post-RN first semester ACN subject. सो गाइज़ आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात कि हमने बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की डेफिनेशन को देखना है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को, उसकी काजेज़ क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद रिस्क फैक्टर उसके क्या क्या हैं, उसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं उसकी। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन को हमने थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया तो लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि एक बिनाइन ट्यूमर का डेवलप हो जाना प्रोस्टेट के अंदर। प्रोस्टेट बेसिकली एक मेल के अंदर पाया जाने वाला ग्लैंड है जो कि एक लुब्रिकेशन या एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है जो सीमन और स्पर्म को आपस में मिलाने के लिए, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर एक बहुत आम रोल है इसका। अगर ये जो मोस्ट कॉमन नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड की कि ये नॉन कैंसरस होता है, जिसकी वजह से जब ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का मतलब ये है कि साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जब इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो चूँकि ये यूरिथ्रा के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये यूरिथ्रा को प्रेस आउट कर देता है, जिसकी वजह से जो यूरिन आना होता है यूरिथ्रा में से, यूरिथ्रा का ल्यूमेन कम होने की वजह से यूरिन ब्लॉक हो जाता है या स्टॉप हो जाता है और यूरिन आउटसाइड मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन की सबसे पहली सिम्टम्स देखने को मिलती है। ये हर एक एज पे हो सकता है, लेकिन वो लोग जो 75 से अपर के लोग होते हैं उनमें इस तरह की सिम्टम्स कोई ना कोई सिम्टम्स आ रही होती हैं। ये एक नॉर्मल पार्ट है एजिंग का, एजिंग के साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सराउंड करता है यूरिथ्रा को, यूरिथ्रा के साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। यूरिथ्रा वो ट्यूब है जो कि कैरी करती है यूरिन को ब्लडर से लेके आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पेनिस। ठीक है, जब प्रोस्टेट बिगर हो जाएगा तो ये स्क्वीज़ करेगा या कम्प्लीटली या पार्शली ब्लॉक कर देगा यूरिथ्रा को, जिसकी वजह से यूरिनेटिंग में मसला होगा। यूरिनेशन स्टॉप हो जाएगी, रिटेन होगा यूरिन ब्लडर के अंदर, जिसकी वजह से ब्लडर की भी डिस्टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ब्लडर वर्क कर रहा है लेकिन आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से ब्लडर के अंदर भी अब नॉर्मलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। BPH जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है ये उन लोगों में नहीं होता, पबर्टी से पहले ये डेवलप नहीं होता, चूँकि पबर्टी के बाद ही जो टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजेंस हैं, उनका काम स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जो प्रोस्टेट का काम स्टार्ट होता है तो उसके बाद कह दें कि उसके बाद इसकी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर कोई अगर उन लोगों में अगर पबर्टी से पहले होने के चांसेस हैं तो उन लोगों में हो सकता है जिनमें कोई जेनेटिक मैकअप के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन है, उनके अंदर होने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये पबर्टी के बाद होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल प्रोस्टेट है जो कि जिसमें ब्लडर भी आपको नज़र आ रहा है। नॉर्मल प्रोस्टेट बिल्कुल साइड पे है और यूरिथ्रा बिल्कुल इजीली मूव कर सकता है। यहाँ में कोई प्रेस आउट नहीं है, इसके अंदर से यूरिन इजीली मूव कर सकता है। अगर इनलार्ज प्रोस्टेट है तो इसकी देख लें आप, इसकी वजह से बिल्कुल यूरिथ्रा ब्लॉक हो गया है, यूरिथ्रा प्रेस आउट हो गया, क्लॉग्ड हो गया, जिसकी वजह से यूरिन इसके अंदर से पास नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की तो प्रोस्टेट ग्लैंड की ये चेंजेस ओल्डर मैन में कॉमन होती हैं और इसके साथ साथ वो यूरिनरी सिस्टम से अटैच बहुत सारी साइन एंड सिम्टम्स काज करता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होगा तो यूरिथ्रा को प्रेस आउट करेगा। सबसे पहले सिम्टम जो आएगी वो यूरिनरी फ्लो रुक जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी
हो जाएगी ब्लडर के मसल्स की। इसको कंपनसेट करने के लिए ब्लडर के मसल्स जो है वो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, वो थिक हो जाएंगे चूँकि वो वर्क कर रहे होंगे। तो अच्छा आगे देख लेते हैं। दिस इन टर्न, जिसकी वजह से ट्रेबुकुलेशन ऑफ द ब्लडर वाल का ट्रेबुकुलेशन हो जाएगी। उसका जो मसल का साइज़ है, उसकी जो वाल्स हैं वो इनलार्ज हो जाएंगी। चूँकि नीचे यूरिथ्रा ब्लॉक है, ब्लडर बार बार ट्राई कर रहा है खाली होने की, यूरिन को नीचे प्रेस आउट करने की, लेकिन वो खाली नहीं हो रहा, जिसकी वजह से विद इन द टाइम गुजरने के साथ साथ वो वहाँ पे यूरिन ब्लॉक होने की वजह से बार बार कोशिश के बाद वो जो उसकी वाल्स हैं वो स्वेल हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो ट्रेबुकुलेटेड एरिया जो है ब्लडर का वो इजीली शो हो जाएगा उसके ऊपर, अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मस्कुलर थिकनिंग, बेसिकली मस्कुलर थिकनिंग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यूरिन के जो यूरिनरी ब्लडर की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और उसकी टोन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाएगी, चूँकि मसल काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होगा। हर वाइडिंग के साथ जब भी वाइड करने जाएगा पेशेंट को ये लगेगा कि अभी यूरिन स्टॉप हुआ है, प्रॉपर खाली नहीं हुआ, और यूरिन बिकम अल्कलाइन बनना शुरू हो जाएगा रुकने की वजह से। अब जब वो ब्लडर के अंदर रुकेगा तो वो उस अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो यूरिथ्रा में या ब्लडर में होने के चांसेस कम हैं कि एसिड कोई भी बैक्टीरिया इंटर होता है तो उसको किल कर देता है। तो अब इस केस में अल्कलाइन यूरिन चूँकि ब्लडर के अंदर रुक रहा है तो वो एक तो स्टैटिक होने की वजह से अल्कलाइन हो रहा है, दूसरा अब जब अल्कलाइन हो रहा है तो बैक्टीरिया को रोकने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए एसिड वहाँ पे मौजूद नहीं है, इस वजह से यूटीआई के रिकरेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसकी काजेज़ देखें तो जो कॉमन काज है वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाना एक कॉमन काज है, जिसमें जो साइज़ और शेप प्रोस्टेट का है वो चेंज हो जाता है एंड्रोजन लेवल के चेंज होने की वजह से। जब एंड्रोजन लेवल चेंज हो गए, एंड्रोजन कौन कौन से होते हैं, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है बेसिकली, इसका लेवल चेंज होने की वजह से चेंज साइज़ और शेप प्रोस्टेट ग्लैंड की चेंज हो जाती है। अगरचे ये कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है इसकी काज, लेकिन एंड्रोजन लेवल के चेंज होने को या ओवर एज को कंसिडर किया जाता है कि ये एक बड़ी काज है प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की। इनिशियली ये बिलीव किया जाता है कि जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं जो कि हार्मोन बना रहे होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं एजिंग के साथ साथ, उनके इंक्रीज़ होने की वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, हेजिडेंसी होगी जिसमें मतलब डिले हो जाएगा यूरिन, और डिफ़िकल्टी होगी इनिशिएट करने में वाइडिंग को या यूरिनेटिंग को, कि या तो वाइड फील होगी यूरिन करने जब पेशेंट जाएगा बहुत ज़्यादा, एक तो पेनफुल होगा, दूसरा वो ट्राई भी नहीं करेगा पेन की वजह से, और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट है यूरिन तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से खारिज होगा। उसके बाद नक्ट्यूरिया कि रात के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आएगा चूँकि मसल रिलैक्स हो रहे होते हैं उस वजह से, और अर्जेंसी होगी, जो अर्जेंसी के पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्राइव फील होगी कि वो जल्दी से जाके यूरिन पास करे। फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वाइडिंग की फ्रीक्वेंसी के मतलब यूरिन का आना हर 3 घंटे बाद पेशेंट को तकरीबन फील होगा कि उसको यूरिन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिसयूरिया होगा कि यूरिन और यूरिनेशन के दौरान उसको पेनफुल सेंसेशन होगी, पेन होगा, डिफ़िकल्टी होगी यूरिन पास करने के दौरान। उसके बाद अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो एक इसका एजिंग रिस्क फैक्टर है और फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पेशेंट ओबीस है या फिर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग अल्कोहलिज्म करता है तो उसकी वजह से चांसेस हैं कि उसको हो सकता है बीपीएच। उसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात करें, कैसे हम इसको डायग्नोज करेंगे, तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर हमें नज़र आ जाएगा कि जो प्रोस्टेट है वो इनलार्ज हुआ है। उसके बाद अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी करें उसके अंदर भी हमें पता चल जाएगा। यूरिन फ्लो की स्टडीज़ जब हम करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि यूरिन क्या प्रॉपर फ्लो कर रहा है नहीं कर
कर रहा, कितने टाइम बाद आ रहा है, वो सारी 24 आवर यूरिन अगर हम करवाएंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा। फिर सिस्टोस्कोपी करवाएंगे, ब्लैडर की स्कोपी, तो उसमें हमें कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेबुलेशन जो वाल की हुई है तो उससे ये जाहिर हो जाएगा कि प्रोस्टेट इनलार्ज है या यूरिन कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट है। रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे जिसके ज़रिए से हम जो प्रोस्टेट अगर बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ हद तक रेक्टम तक भी जा सकता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा उसका कि साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हुआ होगा। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जिसमें हमने अल्कोहल और कैफ़ीन को अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि मसल की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन और जो एंड्रोजन के लेवल हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हो सके बॉडी में, वो वहाँ पे स्टे ना करें। उसके बाद हैबिट बाथरूम की बनानी है कि जब भी यूरिन आए, जब भी वाइड फील हो तो फौरी तौर पे वॉशरूम जाया जाए और यूरिन पास किया जाए। एंटी हिस्टामिन ड्रग को अवॉइड करेंगे, जो कि कोल्ड फ्लू के लिए अक्सर एंटी हिस्टामिन दे देते हैं, तो एंटी हिस्टामिन को हम अवॉइड करेंगे चूँकि ये रिलैक्स कर देती है ब्लैडर को, जिसकी वजह से यूरिनेशन के अंदर मज़ीद जो डिफ़िकल्टी पेश आएगी। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें मज़ीद तो इसमें हम अल्फ़ा ब्लॉकर यूज़ करेंगे बीपी को कंट्रोल करने के लिए, और रिलैक्स करेगा मसल ब्लैडर के मसल को, प्रोस्टेट को, जिसकी वजह से यूरिन इजीली फ़्लो कर सकेगा, जिसमें अल्फोजोसिन आ जाता है, ठीक है, टेराजोसिन आ जाता है। उसके बाद 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग हम यूज़ करेंगे, जो कि प्रोस्टेट की ग्रोथ को स्टॉप करता है और उसको श्रिंक भी करवाता है। उसके बाद ये दूसरा जो हमारा DHT हार्मोन है, डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, जो कि मोस्ट एक्टिव फॉर्म है एंड्रोजन की, तो उसको भी, उसकी सिक्रीशन को भी कम करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसा कि एग्जांपल में अगर हम बात करें, ड्यूटास्टेराइड है, फाइनास्टेराइड है, ये ड्रग्स हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आखिरी एक, अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, जिसमें TURP की एक अहम सर्जरी है, मोस्ट कॉमन है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। BPH को प्रोस्टेट के इनसाइड से उस कंटेंट को निकाल दिया जाता है, ताकि एक तो वो लुब्रिकेशन प्रोड्यूस कर रहा था वो भी प्रोड्यूस ना करे, और उसका साइज़ जो इंक्रीज़ हो रहा था वो कम हो जाए। ये इसके अंदर उस प्रोसीजर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी सर्जरी करके उसके अंदर से निकाला जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ग्रीन लाइट की एक लेज़र इंसर्ट की जाती है विद द स्कोप के ज़रिए से, कैमरे के ज़रिए से स्क्रीन पे देखते हुए यूरिथ्रा के अंदर, और जहाँ जाके यूरिथ्रा के अंदर इंसर्ट करके प्रोस्टेट के इक्वली जब वो पहुँच जाती है तो वहाँ से लेज़र की लाइट ऑन कर दी जाती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट के सेल को मारा जाता है, किल किया जाता है। उसके बाद स्टेंटिंग की जा सकती है यूरिथ्रा की, ताकि वो प्रोस्टेट जो है वो अफेक्ट ना कर सके यूरिथ्रा की जो इनर ल्यूमेन है, और यूरिनेशन के अंदर ज़्यादा इशू ना हो, यूरिन की डिफ़िकल्टी ना हो, पेनफुल यूरिनेशन ना हो। उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, यूरिनेट ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है यूरिन स्टॉप होने की वजह से, और ब्लैडर स्टोन्स बन सकते हैं क्योंकि अकमुलेट हो रहा है यूरिन वहाँ पे, वो कंप्लीट तौर पे एम्प्टी नहीं हो रहा। उसके बाद किडनी डैमेज हो सकता है, चूँकि जब वहाँ पे ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टे करेगा, यूरिन अगर ब्लॉक हो जाता है तो वही जो मवाद, जो वेस्ट यूरिन था जो कि खारिज होना चाहिए था, जिसको एक्सक्रीट होना चाहिए था, वो अकमुलेट होते होते किडनी तक पहुंच जाता है और किडनी को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस वही बात है कि वो पानी जमा हो जाएगा किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर वाटर की अकमुलेशन हो जाएगी, यूरिन की अकमुलेशन हो जाएगी, ब्लॉकेज की वजह से, यूरिन के ब्लॉकेज की वजह से वाटर अकमुलेशन हो जाएगी, वो भी एक सीवियर किस्म की डिजीज़ है। उसके बाद कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जो कि एक पेनफुल कंडीशन है। उसके बाद पेनफुल डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बहुत ज़्यादा पेन होगा ब्लैडर में, और पेनफुल डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा डिस्टेंड हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद अगर हम बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन होगा, एक्यूट पेन होगा, रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा,
ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है क्योंकि पेशेंट खाना वो नहीं ले रहा फ्लूइड वगैरह। उसके बाद एंग्जाइटी होगी हेल्थ स्टेटस के चेंज होने की वजह से। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो पेशेंट को हर 2 से 4 घंटों के बाद हम इनकरेज करेंगे कि वो यूरिन पास करे, उसको बेड रेस्ट मेंटेन करेंगे ताकि उसके मसल रिलैक्स हों और उसको सुकून मिले। लेवल ऑफ पेन को असेस करेंगे और उसको हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद ओरल इंटेक पेशेंट की नीड के ऊपर डिपेंड करेगी, ज़्यादा पानी हम नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी यूरिन ब्लॉक हो रहा है, तो जो कि एक पेनफुल काज बन सकती है। इस वजह से हम पेनफुल स्टिमुलेशन होगी जिसकी वजह से हम उसको अवॉइड करेंगे। थोड़ा इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि वो क्लैरिफाई करे मिसकंसेप्शन को, पेशेंट की जो भी मिसकंसेप्शन है इससे रिगार्डिंग कि चूँकि उनका ये होता है कि रिप्रोडक्टिव लाइफ अगर अडल्टहुड में, अगर अर्ली अडल्ट में या अगर इस तरह के चांसेस हो जाते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो मेल की सबसे बड़ी टेंशन ये होगी कि रिप्रोडक्टिव लाइफ अफेक्ट ना हो जाए। तो हम उसकी मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगे, उनको अबाउट प्रोसीजर हम पूरी डिटेल देंगे कि किस तरह का प्रोसीजर होना है, इसका लाइफ के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, अगर नहीं करवाते तो क्या नुकसानात हैं और अगर करवाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। पेशेंट को मुकम्मल तौर पर काउंसल करना है रिगार्डिंग डिजीज़ और उसकी एंग्जाइटी लेवल को कम करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much for watching. Once again, if you didn't subscribe the channel, kindly subscribe the channel for getting latest news of about new videos. Thank you so much.